बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासत का गेम जो है वो इस वक्त फुल ऑन है। आम आदमी से लेके तमाम सियासतदान कारकुन इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि होना क्या है। अभी भी कुछ खेल समझ से बाहर है। वसीम अकरम प्लस आखिरकार गेम से बाहर हो गए और जिनके ऊपर कहा जाता था जिनकी कारकर्दगी नजर नहीं आती थी, लेकिन खान साहब को सबसे प्यारे, वाकई खान साहब को प्यारे हो गए। उन्होंने शायद कुर्बानी दे दी इस बात की कि इमरान खान को बचाया जाए, गवर्नमेंट को बचाया जाए, और आखिरकार उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम साहब ने कहा था सरप्राइज दूंगा। कल तकरीर में हम भी सुनते रहे, तमाम अवाम ने सुना। मेरी आपसे कल मुलाकात नहीं हो सकी, आज मेरा प्रोग्राम था, लेकिन हर कोई उस सरप्राइज का इंतजार करता रहा कि वजीर आजम साहब शायद कोई सरप्राइज देंगे। समझने वाले ये समझते थे कि शायद इतना बड़ा जलसा करके वजीर आजम साहब कहीं इस्तीफा ही ना दे दें। अब समझने वाले इस बात को समझें ना समझें, लेकिन वजीर आजम साहब ने सरप्राइज दे दिया और जिसको समझाना था उनको समझा दिया कि ये जो अवाम की ताकत इनके पास आई है, ये मैं आपको बताती चलूं कि पीटीआई ने अपने ही जलसे का रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये बात मानी पड़ेगी कि इतने लोग कभी भी इस्लामाबाद में इस तरह से दाखिल नहीं हुए जितने इस वक्त इमरान खान के, कल जो है, कल हमने देखा कि इमरान खान के जलसे में मौजूद थे। बहुत कुछ था जो इमरान खान साहब कह रहे थे, लेकिन वो कहना किसी और को था। मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल सही कह गई कि सुनाना, कहना किसी को और सुनाना किसी को। तो कल भी वजीर आजम साहब का ये गेम जो था वो कहीं ना कहीं हमें नजर आया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं खुल के बात कह गए हैं, वो भी समझने वालों ने समझ लिया कि आखिर होने क्या जा रहा है। नंबर गेम की कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। वो जो सरप्राइज कल नहीं मिले थे, आम हुर्फे आम में नहीं मिले थे, हुर्फे खास में तो मिल चुके थे जिनको देने थे, लेकिन आज वो सरप्राइजेस जो हैं वो सामने आ गए। और वो सरप्राइजेस ये था, सबसे पहला कि जो हमें उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में मिला। उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में जो सरप्राइज दिया गया है उसमें ही हम कह सकते हैं कि काफ लीग अब गवर्नमेंट के पास से कहीं नहीं जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काफ लीग के अपने तो सिर्फ 5 लोग हैं, तो उन 5 में से एक जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उन्हीं के अपने लोगों में से। तो फिर ये नंबर गेम कैसे पूरा होगा? तो ये मैं बताती चलूं कि जो ये चौधरी बिरादरान हैं, इनके अपने जो ताल्लुकात हैं, और आप अगर पंजाब की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि नून लीग के अच्छे खासे खिलाड़ी भी जो हैं वो चौधरी बिरादरान के लिंक में हैं। और आखिर में ये कहा जा सकता है, वो जो सरप्राइज वाली बात बार बार दोहराई जा रही है, तो आखिर में ये भी सरप्राइज होगा कि इनके अपने ही लोग इनसे कट जाएंगे और शायद वोटिंग पे इसका असर हो। अदम एतमाद की तहरीक जिस पे बात हो रही थी, जो 21 को होने वाली थी, उसके बाद असद कैसर साहब के बयान को मुतनाज़ा बनाया गया। आखिरकार अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश होने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। 3 से 7 दिन में इसका फैसला होना है कि क्या होने जा रहा है 31 तारीख को, और फिर 3 तारीख को भी हम कह सकते हैं ये चीज़ें चलती रहेंगी। 3 दिन तक जो है ये इजलास मुलतवी हो चुका है। इसमें बीच में एमक्यूएम से भी राब्ते हो रहे हैं। बुक्टी साहब जो हैं वो भी रूट के जा चुके हैं, उनके हवाले से भी बात हो रही है कि उनका क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गेम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले गेम चेंज होता हुआ उस वक्त नहीं नजर आया था जब ये कहा जा सकता है कि पीटीआई अदम एतमाद की तहरीक को शायद बहुत ज्यादा संजीदा नहीं ले रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ पीटीआई ने इस चीज को संजीदा लिया और फिर कानूनी मदद भी ले गई। कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। आर्टिकल 63 के हवाले से वजाहती बयान भी दिए गए और ये भी कहा गया कि इस पे खास तौर पे वजाहत दी जाए। और भी बहुत कुछ है ऐसा कि जिस पे बात करना जरूरी है। बहुत से इंकशाफात मेट्रो टीवी के थ्रू भी आपको इस वक्त खास तौर पे मिलते रहेंगे और आगे भी हमारी खसूसी नशरियात जो है इस पे चलती रहेगी। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। गेम चेंज भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अटक भी गया है। आखिर में वोट डालने वाले किसके पास जाते हैं? सवाल तो पैदा होता है कि पार्लिमानी निज़ाम, जिसको हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, उसमें क्या हमेशा यही होता रहेगा कि वफादारियां खरीदी जाएंगी, बल्ले पे के मोहर पे जीतने वाले क्या कहीं और जाते रहे? तो क्या ये ईमानदारी कहलाएगी? और खान साहब ने जो चीज़ें सामने लेके आए उसमें कहीं ना कहीं वो आवाम की ताकत, वो जो 27 तारीख को हमारे सामने आई, वो नहायत अहम है। कि आप ये कह सकते हैं, जो आज चौधरी फवाद साहब की कोई बात मुझे बहुत ज़्यादा कभी दिल पे लगी नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन आज जो उन्होंने बात की वो दिल पे लगने वाली थी कि ये पहले तो मैंने 10 लाख अवाम का कहा था, अब जो है मैं कहता हूँ 20 करोड़ अवाम के ऊपर से जाना पड़ेगा।
तो वो जो हमदर्दी का वोट है वो नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए आगे भी चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। वो जो बयानिया खान साहब ने अख्तियार किया है आलमी साजिश का, वो कहीं ना कहीं अवाम के दिलों में सिंपथी पैदा कर चुका है। एक होती है सियासत और एक होता है इक्तदार। इक्तदार रहे ना रहे, लेकिन खान साहब कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि सियासत में आगे भी जिंदा रहने वाले। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जाहिद ऐवान साहब, आप तजियाकार हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपका ताल्लुक, आप जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं तंजीमुल अवाम सिंध पार्टी के। कुछ देर में हमें यासीन आज़ाद साहब ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। जाहिद साहब की तरफ हम चलते हैं। जाहिद साहब, सारी सिनेरियो में क्या कहते हैं, काफ़ी लंबा मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिनट मिनट में बदल रही हैं और आखिर तक आप 3 तारीख तक तो हमें बहुत वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन देखें, आपने अपने इंट्रो में सारी बात कह दी जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। मेरा अपना ज़ाती राय भी ये है, तजिया भी ये है, सोच भी ये है एज ए पाकिस्तानी के इमरान खान को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। देखिए, ये सिलसिला आखिर कहीं ना कहीं आके तो रुकेगा ना, या इसको अगर हम इतने सालों से 30-35 सालों से एक दूसरे की गवर्नमेंट गिराने में और पॉलिसियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ बना के इकट्ठा होने से ये किसको नुकसान दे रहे हैं? ये हम अपने मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हम अपनी पार्टी के लिए, कोई भी, मैं अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी को कहता हूँ कि भाई आप पार्टी से बालातर होकर मुल्क के लिए कब सोचेंगे? 40-35 साल से ये कुछ बीच में अपना मार्शल लॉस की गवर्नमेंट हुकूमत आ गई, डिक्टेटरशिप कहते हैं ये, तो अब जाके यह सिलसिला अगर खान साहब की गवर्नमेंट में इस पे एक्शन हुआ है तो इस पे दूसरी अपनी जितनी पार्टियां हैं उसको साथ देना चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए था। क्यों? अभी पीपल्स पार्टी आप देख लें, मुल्क की बड़ी पार्टी थी, वो जाकर कहाँ की पार्टी हो गई। उसकी वजूहत ये है। वैसे ये हैरत की बात है, आप खुद एक तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, खुद आपकी एक पार्टी है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और मैं एज ए पाकिस्तानी तो देखे ना, एक मुल्क के लिए तो एक दर्द रखता हूँ ना, तो हमें पार्टी, अगर मैं पार्टी का हूँ फिर तो मैं कहूँगा घंटे से पहले ये गवर्नमेंट गिरे और हमारी पार्टी ऊपर आ जाए, ठीक है। एज ए पीपल्स पार्टी है या नून लीग से कोई, अब जो सिनेरियो चल रहा है आज देखें, आखिरी घंटे तक इसका ना आप कोई गारंटी दे सकती हैं ना हम। ऑफरें चल रही हैं, ऑफरें क्या चल रही हैं? क्या अवाम की महंगाई की ऑफरें बात हो रही है अंदर बैठ के अपना पंजाब में या काफ लीग के पास जाके या MQM के दफ्तर में आके सारी पार्टियां, किसी भी लीडरशिप ने या किसी भी पार्टी ने ये कहा है कि हमारा अहम क्या है, आगे जाके हम आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, इस महंगाई को कैसे खत्म करेंगे? ये कहा था कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ब्लैकमेल तो हो गए आखिर ब्लैकमेल। देखे ना, खान साहब की मैं इसमें नाइलिनी सुस्ती कहूंगा या अना कहूंगा, 2 बातों से खान साहब ने मार खाई है। खान साहब हर बात को इजी ले रहे थे माजी में, जैसे MQM नाराज हो जाती थी किसी काम के लिए, अपने काम करवाने के लिए, तो जाके मना लेते थे, काफली एक वजारत दे दी, इस तरह कुछ नहीं होने वाला। तो खान साहब ने इसको भी लाइटर मूड में लिया था कि जाएंगे हमारे वज़रा या मैं चला जाऊंगा, बहुत ज्यादा होगा, और गए भी। खान साहब गए और बैठकर आ गए चौधरी साहिबान के पास। खान साहब ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। जब बंदा किसी से कुछ लेने जाता है तो उसके आगे रिक्वेस्ट करता है, झुकता है। साहब पे तो सौदा करना ही नहीं चाहते थे। देखे ना, ये एक बड़ी कुर्बानी है, या ट्रम्प कार्ड कह लें, जो खान साहब कहते थे मैं खेलूंगा 2 सूरतों में। इत्तला तो बहुत पहले आ गई थी कि वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए। अब वो चाहे अलीम खान के लिए कंप्रोमाइज करते या चौधरी बिरादरान के लिए कंप्रोमाइज करते, वक्त का देखे ना इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इत्तेहादी पार्टी के अलावा जो खान साहब की अपनी पार्टी में उससे ज्यादा धड़े इकट्ठे हो गए थे। एहतियादियों के 3 ले लें आप धड़े, और उनकी क्वांटिटी कम है गिने तो। उनके अपने जो खान तरीन ग्रुप, फिर अलीम ग्रुप, फिर एक और ग्रुप निकल आया था, 3-4 ग्रुप वाजे हो गए थे इन 20-25 दिनों में। आजाद उम्मीदवार भी उनके साथ, आजाद उम्मीदवार नहीं थे। आप देखें आज शाहजेब बुख्ती अलग हो गया, अब बैठ के वो एक और पार्टी के बलूचिस्तान के वो अलग हो गए। तो ठीक है ना, बाप पार्टी
नहीं गए। तो इस तरह से वो वक्त को देख के और हर बंदा अपने हिसाब से फैसला कर रहा है कि उसे क्या मिलेगा और क्या मिलने वाला है। अब मेरे हिसाब से तो अब छिमा साहब ने जो आज ऐलान कर दिया है, तो ये भी एक, मैं नहीं समझता, एक लिहाज से तो खान साहब की पीटीआई की कामयाबी है कि वजारत आला उनको वजीर आला के ऑफर दे के और कंफर्म करके काफ लीग मिल गई है साथ। काफ लीग की 4 सीटें हो गई ना, चीमा साहब चले गए तो 4 सीटें हो गई ना, लेकिन उसमें भी तो दरार पड़ गई है। अब वक्त का इंतजार करें, देखें चौधरी वजाद साहब, उनका बेटा चौधरी शुजात साहब लीड करते हैं। कम हैसियत नहीं, ये बड़ी तगड़ी आवाज है उनकी, मेन पार्टी की रीढ़ की हड्डी है छिमा साहब, इससे तो एग्री करेंगी। अब वो उनका जाना, इस्तीफा देना, ये भी कोई एक कम इंडिकेशन नहीं है कि किसी भी वक्त हो सकता है। फिर चौधरी साहब से मशवरा, उन्होंने कहा मैंने चौधरी शुजात साहब से मशावरत करने के बाद दिया, और चौधरी शुजात साहब आपको पता है लीडर हैं काफ लीग के, और घर में भी उनकी बगैर इजाज़त के उनके साथ मशावरत जब तक न की जाए तो वो कोई इस तरह का अमल नहीं करते। तो ये भी एक छोटी सी इसमें हीक है अभी तक। ठीक है, वजारत आला उनको मिल गई, ऑफर कर दी गई। दूसरी तरफ आप आ जाएंगे अपना एमक्यूएम ले लें, तो एमक्यूएम भी अब तक उनको अपने मकासद के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। वो भी आ जाएगी, एमक्यूएम भी आपको पता है वो वक्त की नज़ाकत को देख रही है, उस मोमेंट का इंतज़ार कर रही है कि पहले बड़े इत्यादी जो मेन वैल्यू रखते हैं वो अगर यस करते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, तो एमक्यूएम ने वही स्टेप लेना है जो काफ लीग ने लेना है। तो आप देखेंगी कि अपना हो सकता है, चौधरी बरादरान कह चुके हैं कि हम जो भी करेंगे तमाम इत्तेहादी नहीं हुआ ना। आज देखें, तमाम इत्तेहादी अगर करते, बलूचिस्तान वाले ना जाते तो ना जाते। ये भी एक मैं कहूंगा कि एक चाल चली गई, जिसको देख के अपना उसूलन तो अगर ऐसे होता तो आज समझें कि गेम टोटली पलट जाता, पीटीआई के कोर्ट में गेंद आ जाती और इत्यादि सारे आ जाते। तो आज सिर्फ काफ लीग एग्री हुई है, शायद कल तक, आज रात तक, कल तक आपको न्यूज़ आ जाएगी कि एमक्यूएम भी एग्री हो गई है। अच्छा, काफ लीग के आने से एक फ़ायदा जो मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि काफ लीग का परवेज़ इलाही का पंजाब में बड़ा इन्फ्लुएंस है, और नून लीग से भी लोग अंदर, बहुत से उनके एमएनएज एमपीएस तंग हैं, तो वो भी अंदर के खाने कहीं ना कहीं नून लीग के भी बंदों से उनकी कोई बातचीत चल रही है काफी अरसे से। हो सकता है कि उनको वो झटका भी लगे और खान साहब को वो बेनिफिट भी मिले अपना परवेज इलाही साहब के आने से। तो ये सियासत है, इसमें किसी चीज पे भी हरफे आखिर नहीं कहा जा सकता कि अगला स्टेप क्या होगा। अच्छा, ये जो पहले ये बात सामने आ रही थी कि हाँ, ये जो अदम एतमाद की तहरीक में कहीं ना कहीं वाडवा साहब दबे लफ्जों में एक बात कह चुके थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि सिंध वाले जो है उनका आखिर में साथ देंगे। इससे मुराद कहीं ये तो नहीं था कि आखिर में शायद इनको पीपल्स पार्टी को भी ये हो कि जी एनआरओ वाली बात जो बार बार वजीर आजम साहब कहते हैं कि आखिर में ये होता जी केस मुका दो इनके, और जो है ये इनको अपने तरफ ले आओ, तो अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले ही जो है वो साइडलाइन हो जाएगी। इसके भी कई चांसेस आपको पहले नजर आए? देखें, इसके चांसेस पहले भी थे और अब भी नजर आ रहे हैं। अब भी क्यों है वजह? देखें, चौधरी परवेज इलाही, नून लीग, ये इनकी चूहा बिल्ली का वैर है। आपको पता है ये कभी एक हो नहीं सकते। उन्होंने इसीलिए जरदारी की गारंटी मांगी थी नून लीग से। परवेज इलाही ने नून लीग की ऑफर जब आई थी, उन्होंने जरदारी, अब कल तक आप देखें कि वहां लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब एग्री नहीं थे। नवाज शरीफ सबसे ज्यादा पहले तो ठीक है, की मुखालफत, कुछ मामलात इनके अपने खानदानी भी चल रहे हैं, जिसको पिक्चर पे आने के लिए अभी इकट्ठे हुए हैं कि वक्त बड़ा नाजुक है, वरना वो भी एक मामलात है, साइड पे रख दे उसको। आप ये ले लें, जरदारी साहब ने एक अंडरटेकिंग दी थी, और भी सियासत खुलेगी जो कि शहबाज शरीफ की सियासत है, वो तो यही तो कह रहा हूँ, ये तो वक्ती तौर पे। ये भी मुझे लगता है सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये भी मुझे लगता है कि वो जरदारी साहब, वो एक जरदारी सब पे भारी, वो तो जरदारी साहब काट खेल गए। ये मैं ही कहने वाला था, तो बीच में बात आपने काट दी। अब भी जरदारी साहब की उन्होंने अंडरटेकिंग क्यों मांगी थी काफ लीग ने, और जरदारी साहब ने अंडरटेकिंग दी है। ये गेम बिल्कुल भी उल्टा हो सकता है, क्यों कि उनकी परवेज इलाही साहब की जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई नून लीग की, और नून लीग से मुराद पीडीएम,
एक ही है ना। तो ये गेम किसी भी वक्त आप जैसे कह रही हैं, ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि वो जरदारी साहब तो आपको होता है मंजे हुए सियासतदान है, शहबाज शरीफ का कार्ड ऐसा खेला गया है कि उसमें आपस में ही फूट पड़ जाती फूट है। पड़ जानी है। तो यही मसला है, सियासत बड़ी बेरहम सियासत है हो रही है। लेकिन बस पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिस नहज पे खड़ी हुई है, तो मैं कहता हूं कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। जैसे इमरान खान साहब ने कल वो लेटर सीने से लगा के रखा लेटर है। की भी बात करेंगे सर। यासीन आजाद साहब सीनियर जो हैं, बहुत पार्टी के, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और सीनियर सियासतदान, हमेशा बात करते हैं, न्यूट्रल होकर बात करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा बात करते हैं, इसलिए इनकी बात हमेशा से मेरे लिए कम से कम वजन रखती है। यासीन आजाद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। यासीन आजाद साहब, क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? अदम एतमाद की तहरीक पे आखिरकार आज कार्रवाई होने के लिए रजामंदी हो चुकी है और ये जो फैसले हैं ये 3 से 7 दिन में हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है आगे क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और जाहिर है कि डिपेंड कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो 3 इत्तेहादी जमातें हैं कि वो किस साइड पे जाती हैं। एमक्यूएम का फैसला भी बाकी है। काफ वालों ने जो आज फैसला किया उसमें उनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा हो गई है। वो आपस में जो है ना, कुछ लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि परवेज इलाही साहब ने जो भी फैसला किया खुद किया, जिसमें चौधरी शजात साहब शामिल नहीं हैं, उनकी बाकी फैमिली के लोग शामिल नहीं हैं। तो जो सूरत हाल है वो ये है इस वक्त कि जो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक 169 के करीब जो है ओपोजिशन है और उसके अलावा जो है वोट जो है, अगर इत्तेहादी तमाम जमातें उनके साथ जाती हैं तो फिर उनके 3-4 वोट ज्यादा हैं। अच्छा सर, ये बात जो कही जा रही है कि परवेज इलाही साहब जो है मुस्लिम लीग के अपने ही लोगों को तोड़ लेंगे, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो परवेज इलाही साहब ने जल्दबाजी की है और उनको ऑफर हुई, उन्होंने पार्टी की परवाह ना करते हुए जो है ना फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि मुझे नामजद कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक चूंकि उनकी जमात के अंदर फूट पड़ रही है तो वो उसको कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। तो सूरत हाल जो है, चूंकि ये एक आईनी मामला है और बैसिस कानून के तालिब इल्म के मैं ये कह सकता हूँ कि आईनी जंग है दो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। अब इसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी अपनी जो इतलात हैं या जो मेरा अपना तज्जिया है उसके मुताबिक तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब ज़्यादा जो सूरत हाल है वो चली गई जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उस पे कि वो किस साइड पे जाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने राजा रियाज साहब का बयान देखा है। राजा रियाज ने कहा कि इन तमाम बातों से हमारे ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हमने जो फैसला किया अपने ज़मीर के मुताबिक हम वोट देंगे। और अगर वो अपने ज़मीर के मुताबिक जिस तरह वो फैसला कर चुके हैं वोट देते हैं, ऐसी सूरत हाल में फिर इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मामला को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, फिर तो अपोजिशन मामला क्लियर कर देगी। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि किसी सूरत में भी मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को चाहे कुछ भी हो जाए फारिग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन आज अपने इक़्तिदार को बताने के लिए उन्होंने उस्मान बुज़दार की भी कुर्बानी दे दी। सर मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहिदा अपोजिशन से जो गेम खेला जा रहा था तो काउंटर करना तो फिर वजीर आजम को जरूरी था। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब की सियासत अभी कहीं ना कहीं ठीक चल रही है? क्योंकि मैं 99 से प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ। मैं कराची बार का प्रेसिडेंट होता था, सबसे पहले बार से मैंने एड्रेस कराया था। प्राइम मिनिस्टर अपनी ज़ात के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए जो है ना वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि चाहे उसके लिए उनको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और इस वक्त उन्होंने उस्मान बुज़दार की भी कुर्बानी दे दी है। आगे चल के देखें क्या होता है, सूरत हाल डिपेंड करती है हालात पे। बाकी मामला जो सर, आप सियासत की ऊंच नीच भी देख चुके हैं। ये जो लंदन में मुलाकातों वाला बयान कहा गया है, इसको किस तरह से इसकी वजाहत करते हैं आप? कौन सा बयान? ये वजीर आजम साहब ने कल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लंदन में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो किससे मुलाकातें कर रहा है और ये आलमी साजिश वहां से चल रही है उनके खिलाफ। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में कल जो जलसा हुआ उसमें उन्होंने अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश की है जुल्फकार अली भट्टो साहब से। तो मेरे नज़दीक कहाँ जुल्फकार अली भट्टो और कहाँ इमरान खान, दोनों में बड़ा फ़र्क है, दोनों की सोच में बड़ा फ़र्क है। तो अब रह गई साजिश का, जब आपके अपने मुल्क के अंदरूनी हालात ही ख़राब हों और हम भीख पे चल रहे हों, हमारे पास 6 महीने का खर्चा ना हो, आ जाए IMF आपको अगर कर्जा नहीं देता तो आपके पास तनख्वाहों के पैसे न हों, उस मुल्क के खिलाफ किसी को साजिश करने की क्या ज़रूरत है? आप तो बजाते खुद एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि कोई भी आदमी जब चाहे आपको मार सकता है, क्योंकि जो मुल्क इकोनॉमिकली वीक हो जाए और वो अपना गुजारा सिर्फ दूसरों से कर्जा लेके करता हो, भीख मांगने की आदत पड़ी हो, तो मैं नहीं समझता कि वो मुल्क जो है ना यहाँ किसी को आंखें दिखा के कह सकता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मेरे नज़दीक इस मुल्क की जो सूरत हाल है मेरे इंतहाई तशवीशनाक है और इकनॉमिकली हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। और इस तब्दीली से क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक इन तमाम मसले मसाइल का हल ये है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें और जो ताकतवर लोग वक्तन फ़क्तन एक दूसरे के मामले में मुदाखलत करते हैं सियासी तौर पर, वो मुदाखलत न करें। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को फैसला करने दें और जिस पार्टी को पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इलेक्ट करते हैं उसको हुकूमत दें, शायद कोई मसले का निकल आए। सर इसी आपकी बात को मैं आगे लेके चलती हूँ। ऐवान साहब से मैं पूछूंगी, ऐवान साहब क्या समझते हैं? यासीन साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस मसले का हल है, दूध का दूध पानी का पानी। क्या हो जाएगा इस लिहाज से कि जी इलेक्शंस करवा दिए जाएं तो पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है और फिर उसी के साथ रहा जाए? ये सियासतदान सुधर जाएंगे, चलिए इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो। अगर इलेक्शन मैं आज़ाद साहब की बातों से वैसे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन बात ये है इलेक्शन इस मसले का हल है। अब जैसे आज़ाद साहब ही कह रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी है इस वक्त। मुल्क में रिजर्व नहीं है, 6 महीने भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। क्या हम 6 महीने में दोबारा कौम का इतना पैसा इलेक्शन कोई लाख 2 लाख या 2-3 करोड़ में नहीं, अरबों रुपए लगता है। मुल्क की इकॉनमी कितनी तबाही की तरफ पहले जा रही है। जैसे इनकी बात से मैं एग्री करूंगा, फौरी इलेक्शन करवाने के हम सकत रख सकते हैं। हमारा मुल्क की इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ है उसमें, जो हालात जा रहे हैं कि हम इस वक्त इस गवर्नमेंट को गिराएं। फिर दूसरी बात ये है कि मैं ये पूछूंगा कि आज़ाद साहब से कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसके पास क्या ऐसी पॉलिसी है सिवाय महंगाई का रट्टा लगाने के बजाय बैठ के अवाम के सामने पॉलिसी तो लाएं कि ये हमारे पास अलादीन का चिराग है जो इनके पास नहीं था, हम आते साथ रगड़ेंगे और सब कुछ कर लेंगे। जैसे मुराद सईद और इन्होंने पीटीआई में साहब जो है ना उन्होंने कह दिया जी हम भी आएंगे तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम भी प्रॉब्लम में वो कह चुके हैं, तजियाकार भी कह चुके हैं, पॉलिटिशियंस भी ये बातें कर रहे हैं। तो ये हल तो नहीं है इलेक्शन। 5 साल इनको गुजारने दें, जमहूरियत को अपना चलने दें, उसके प्रोसेस को ना तोड़ें। और ये चीज एक रिवायत क्यों डाल रहे हैं, चंद लोटे टाइप के वजीर कोई भी पार्टी के हों, मैं एक सबको कहता हूं क्रॉस द बोर्ड, वो आएंगे कल 15-20 वजीर दूसरे के इकट्ठे होंगे, वो मेजॉरिटी में उस तरफ जाएंगे तो उसकी गवर्नमेंट गिराएंगे। आपको लगता है खान साहब की ये कल का जो इतना बड़ा जलसा था इसका मैसेज यही है ना? आपने इंट्रो में कहा कि वो किसको मैसेज दे रहे हैं ना कि आप मुझे हटा देंगे तो अवाम मेरे साथ भी खड़ी है। अगर वो इतने पार्टियां इकट्ठी करके अवाम को ला रहे हैं, आप उस चीज को देख रहे हैं, तो मेरी एक आवाज पे देखें कितनी अवाम निकल रही है। और ये खत है, लेकिन मैं मुल्क की सालमियत को मद्देनजर रख के अपना शो नहीं कर रहा इस बात को। लेकिन अगर वो कल को हो जाते हैं, अपोजिशन में आते हैं, तो आपको नहीं लगता खान साहब चैन से बैठेंगे? वो बड़ा जिद्दी बंदा है। मैंने बात कही ना आपसे कि वो जो कहती जी काफ लीग की सियासत कहाँ नजर आई, लेकिन लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की सियासत खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, बढ़ के और स्ट्रेंथ से आएगी। देखे ना बेनजीर साहिबा को शहीद कर दिया गया, कैसे क्या हालात हुआ है, और कैसे गवर्नमेंट जिसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट कैसे मासूमियत का हमदर्दी का वोट मिला।
इसी तरह अगर खान साहब को अब इस वक्त उतारते हैं, जबकि खान साहब की देखें चीज़ें, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करूंगा, फिर मैं कहता हूं मैं किसी पार्टी को इस वक्त वो नहीं करता। देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, खान साहब ने जो काम किए, अगर वो भी वही तरीक़ेकार करना चाहें, वो पैसे दे के MNAs MPs नहीं खरीद सकते, वो वजारतें ये जो आज ऑफर की ये पहले भी कर सकते थे। खान साहब एक अड़ियल आदमी है, वो अपनी, आज़ाद साहब को भी कहना सही है, वो एक जिद्दी आदमी है, जिद पे खड़े हो जाए, कंप्रोमाइज नहीं करते। उस्मान जात पे कंप्रोमाइज नहीं करते, वही सुने। जात से मुराद उनके जो विजन है, जात से मुराद कोई जाती घर या कारोबार पे तो नहीं है ना, मुल्क के लिए वो जो सोच रखते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा या मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता हूं, कि ये माजी में इस तरह से जो इल्जामात अलकाबात यूज करते हैं खान साहब, मैं तो कहना भी नहीं चाहता। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब को ये इस तरह उतारेंगे, खान साहब पब्लिक में जाके दोबारा खड़े नहीं होंगे। पहले आज से 2018 में क्या हुआ, तो इसी तरह क्या आप मुल्क को अपना हर गवर्नमेंट को डिरेल करके और मुल्क को इसी तरह आवाम को लॉलीपॉप ये साइंसदान सारे मिलके पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है अपना ये करते रहेंगे, जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं वो इस तरह से पॉलिटिक्स करेंगे, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना। देखें खान साहब की कुछ बातें हैं जो अवाम के दिल में असर कर रही हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात है, अपना इस वक्त उनको उनके जो काम है किए हों, ये आज़ाद साहब भी इत्तेफाक करेंगे, वो अगर चाहते तो वो रोड सड़कें और ये चीज़ें नुमाया चीज़ें दिखाते हैं। उन्होंने आखिर जो काम किए हैं तो वो हर समझदार अवेयरनेस रखने वाला बंदा वो समझता है उसका इम्पैक्ट जाके 8-10 साल में 5 रेकोटेक का कोई कम काम है जो हुआ है। इकॉनमी हमारी कहाँ चली जाएगी, उन्होंने किया ना अपनी गवर्नमेंट में, उसको छुड़वाया माजी की गवर्नमेंट में, रेंटल पावर किस तरह के मुआहदे किए। मैं इन बातों में नहीं जाता, मैं ये कहना चाहता हूं कि चलें खान साहब को आप 5 साल गवर्नमेंट करने दें, अवाम उसको खुद रिजल्ट देगी। 5 साल बाद जब खान साहब के बंदे MNA MPs अवाम के पास जाएंगे तो उनको जूते पड़ेंगे, अगर काम नहीं किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो यही कुछ तो हो जाएंगे। आपने जो शुरू में बात कही थी कि जो सिंध में एक जमात जो है महदूद होकर रह गई, जहाँ के वफाक की जमात, वजह यही है ना। और पंजाब में हम पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो नहीं देखते, उसकी बहुत बड़ी वजह उनके अपने ही लोग हैं। जब उनके लोगों ने पंजाब में काम नहीं किया तो इन द एंड यही हुआ। और खुद ही कहते हैं कि हमारी पार्टियों से टूट के लोग गए, तो फिर आप अगला कदम भी वही पुरानी तारीख को दोहराना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी तो तारीख ये रही है हमारे सियासतदानों की, वो उनको तोड़ता रहे अपने मकासद के लिए। अब अगर देखें ना अवाम के लिए इकट्ठे हुए हों तो फिर फुल 5 साल मैं कहता हूं कि खान साहब को दें और अवाम को फैसला करने दें। अच्छा, यासीन साहब की तरफ चलते हैं। यासीन साहब, एक बात जो यहाँ पे कही गई कि जमहूरियत के तसलसल को कायम रहना ज़रूरी था, तो आप ये समझते हैं, एक तरफ आपने इकोनॉमी की बात की, आपने कहा कि इस वक्त मुल्क बहुत बुरे हालात में है, तो इन हालात में क्या गवर्नमेंट को गिराना ठीक था, या आप ये समझते हैं कि नहीं जनाब, चूंकि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं तो ये बेहतर है कि कोई और क़यादत आए और इन तमाम मामलात को संभाल सके? पहली बात यह है कि 2011 या 12 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दी गई तो उनको कोर्ट की तरफ से फारिग किया गया, लेकिन पार्लियामेंट ने अपना 5 साल की मुद्दत पूरी की। बाद में मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया हकामा के ग्राउंड पे, लेकिन उनको निकाल दिया गया, लेकिन उनसे पार्लियामेंट ने अपने 5 साल पूरे किए, उन्होंने दूसरे आदमी को नॉमिनेट कर दिया। इन हालात में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हालात में पाकिस्तान को क्राइसिस से बचाना चाहते तो वो कहते जी मैं रिजाइन करता हूँ, मैं अपनी पार्टी के फलां आदमी को नॉमिनेट करता हूँ। मतलब आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि कल के जलसे में वो इस्तीफा दे देते? मैं बात कंप्लीट कर देता हूँ। जी सर। तो जिस तरह एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बता दें कि कभी आपने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी वज़ीर आज़म पे जुर्माना किया हो? कभी आपने सुना है कि वज़ीर आज़म ने जाके किसी कोर्ट से स्टे लिया हो कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझ पे जुर्माना कर रहा है इसको रोक दिया जाए कि मुझे भाई इसके जरिए मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए? क्या 45 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरों का नॉमिनेशन जरूरी नहीं है? आज 1 साल हो गया, आप 2 मेंबरों को नॉमिनेट नहीं कर सकते।
सवाल ये पैदा होता है कि जो हम लोग कहते हैं कि जी पीएम साहब ने ये किया, जो छोटे छोटे काम हैं जो करने के हैं, आपने इस मुल्क के तमाम सिस्टम को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाने की कोशिश की। क्या जरूरत थी कि जस्टिस फैज इसाक के खिलाफ जो है ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करने की? क्या जरूरत थी पिका का ऑर्डिनेंस करके एक साफी को रोड पे घसीटने की? क्या जरूरत थी कि पार्लियामेंट के मौजूदगी में आप वक्तन फक्तन अपने तमाम जो गुजर औकात करते थे वो ऑर्डिनेंस के जरिए करते थे? क्या जरूरत थी आज आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की, ये कहने के लिए कि 63A का फैसला करें, जबकि सेनेट के अंदर हासिल बहंजो के पास 64 वोट थे और उस वक्त 14 वोट तोड़कर आपने मौजूदा सेनेट के चेयरमैन के दिए। उस वक्त आपको मार्जिनली कोई चीज नजर नहीं आई, उस वक्त आपने कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया। जब जहाज भर भर के आप लाते थे अपने लिए लोगों को, उस वक्त लोगों को जब ला के आपने अपनी हुकूमत बनाई, उस वक्त आपको इखलाकियात नजर नहीं आई। और आज अपोजिशन ने कोई गलत तरीकाकार नहीं अपनाया, ओपोजिशन ने दस्तूर के मुताबिक एक स्टेप उठाया। यासीन आजाद साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। बिल्कुल ये एक आईनी तरीकाकार है और जिस तरह से यासीन साहब कहते हैं उस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। बातों का मकसद सिर्फ ये था कि वन मैन शो जो था वो चल रहा था और जमहूरियत इसको आप नहीं कह सकते। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है अदम एतमाद की तहरीक और फिर इत्तेहादियों का रवैया। आखिरकार जो है इत्तेहादियों के रवैये में एक रवैया हमारे सामने आ गया। परवेज इलाही साहब भी गेम चेंजर साबित हुआ है। परवेज इलाही साहब ने अपने लिए तो गेम चेंज कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए वो गेम चेंज हो चुका है। मुखालफत सामने आ गई है, लेकिन परवेज इलाही साहब की हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका असर वसूख जो है वो इस वक्त पंजाब में काफ़ी है। ये कहा जा सकता है कि नून लीग के काफ़ी लोग परवेज इलाही की वजह से टूट के पीटीआई की तरफ आ जाएंगे। किसी एक शख्स के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि बाजी पलटने वाली है? मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे और जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा कि नंबर हमारे पूरे हैं, आपके पूरे नहीं हैं, अपोजिशन के पूरे नहीं हैं, क्या कहते हैं सारे सिनारियो में? देखो, आज यानी ये शेख रशीद साहब पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। ये तो आज आपने देखा कि जब रेजोल्यूशन मूव किया गया, जब करारदाद मूव किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो 161 लोग थे। अच्छा, अब आपको चाहिए 172 लोग, 12 बाकी 11 की बात है। अब आप खुद सोचें कि उनसे जो निकले हुए लोग हैं वो कितने हैं? 11 से ज्यादा तो वो हैं। और इसके अलावा जो जो दूसरे लोग हैं वो तकरीबन 7, 8, 9 वो लोग हैं। ये तकरीबन आके कोई 180 से ऊपर पहुंच गए नंबर गेम में की अगर आप बात करते हैं। तो ये तो नर्स की जो है ना वो एक गेम है जो चल रहा है। इन लोगों ने अपने जो नर्व्स हैं उनके काफी कमजोर पड़ गए हैं, लूज कर गए हैं। इनको पता नहीं है कि भी हमने जो है ना सुबह क्या बात की, शाम को क्या बात की। सेनेटर साबिर बलोच साहब, एक बात जो आपसे वजाहत चाहूंगी एक सहाफ़ी की हैसियत से, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कहा गया कि जो सियासत भुट्टो के साथ की गई थी वही सियासत मेरे साथ की जा रही है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? और ये कहा गया कि भुट्टो का नाम लेने वाले खुद ही उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो भुट्टो की फांसी की वजह बने, शहादत की वजह बने। इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आवाम चाहती है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस मौक़िफ़ की वजाहत की जाए। एक वजाहत तो सामने आ गई कि जी मान लिया गया कि भुट्टो अब तक जिंदा है, लेकिन मुझे बताएं कि ये वजीर आजम का जो एक कार्ड है किस हद तक मौसर साबित होगा? नहीं, अब आप खुद सोचें कि यानी इसकी सियासत को कितने जमाने हो गए, ये इक़्तिदार में इसको कितने जमाने हो गए, ऑलमोस्ट 4 ईयर, 3.5 साल से ज्यादा हो गए। तो इतने दिनों में इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो कारकर्दगी है, उसकी सियासत है या उसकी सोच है, कभी उसने जिक्र किया है इस बात का? कभी उन्होंने उसकी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी या आलमी सतह पे उसकी जो एक
जो लीडरशिप थी उसको कभी इस शख्स ने आके डिस्कस किया है या कभी बताया है, कभी अप्रिशिएट किया है। अब वो उन्होंने उस सिस्टम को फॉलो करके जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कारकर्दगी थी आलम इस्लाम की सियासत के मामले में, उसको इन्होंने जो है ना थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने कदावर सियासतदान थे, दुनिया के इतने बड़े जो है ना सियासतदान थे, और आलम इस्लाम में जब उनकी जिस तरीके से पजीराई थी और उसकी जो इज्जत थी और उसकी बात में इतनी वजन थी कि उसके तो कहने पे तमाम बादशाहान जो इस्लामी ममालिक से ताल्लुक रखते थे और जितने प्रेसिडेंट्स थे और जितने यानी जो बड़े बड़े जो लोग थे वो सब आके लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस में बैठे। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस की जब बात की इसने, और इसका जो वो ड्रम बीटर शाह महमूद कुरैशी है, अच्छा ये लोग तो डिप्टी सेक्रेटरी की हद तक से ज्यादा तो वो किसी को बुला नहीं सीखे वहां पे। ये जो है ना वो था इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी या वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस था? अच्छा, अब वो भुट्टो साहब की आड़ में आके अब ये कहते हैं कि जी अपने आप को मिलाना चाहते हैं कि जी उसके खिलाफ भी साजिश थी, मेरे खिलाफ भी साजिश थी। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो कागज को लेके जाके उसने जब बात की तो उन्होंने तो ओपनली ये बात की। वो तो शुरू से ही उनका जो वो लेफ्ट विंग से उनका ताल्लुक था और वो आइडियोलॉजिकली नजरियाती सूरत में वो जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। अच्छा, अब उसको तो कहा गया बाकायदा आखिरी मिनट तक, यानी आप वजीर खारजा अमेरिका के जो थे उन्होंने तो उसको कहा था कि जनाब मेक यू एन एग्जाम्पल। ये तो दुनिया में है, अब तो आ रहे हैं बातें किसी के जो लीक हो रही है उनके जो डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी सब बातें जो आपको आ रही है। अब इस शख्स को जो है अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो लोग हैं, हम उसके जो फॉलोअर्स हैं, हम ऐसी बातों पे कहाँ यानी इस शख्स की बातों में आ जाएंगे कि जी वो उस वक्त ये था। आपको लगता है कि आपका जो वोटर है, आपका जो सपोर्टर है, कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बयानियां घर ना कर जाए कि आप आज जो है उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन्होंने भुट्टो के खिलाफ तहरीकें चलाई? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, ये बात ये है कि देखो वक्त बहुत गुजर चुका है, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, आलमी पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आई हैं, दुनिया की पूरी सियासत तब्दील हो चुकी है। अच्छा, अब बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के और बीबी साहिबा शहीद के इनकी शहादत अल्लाह ताला ने एक बदला खुद ले लिया, और जितने भी लोग थे पिछले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बहुत सारे लोग जो थे वो जो इन्वॉल्व थे वो एलिमिनेट हो गए, वो अपने अंजाम को पहुंच गया और उनको सजा अल्लाह ताला ने दी। और पीपल्स पार्टी की जो हमारे कायदीन थे उन्होंने मसले को उठाया था। अभी भी हम उठा रहे हैं उन चीजों को, अभी भी हमारे यानी इन दोनों की शहादतों के मामला पड़े हुए आपके अदालतों में। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि इससे किसी किस्म की, अब देखो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले इलेक्शन में कि पीपल्स पार्टी के काफी वोट इस बंदे ने काट लिए थे वहां से। बड़ी कोशिश यानी हर तरफ से, हर अदारे से, हर लिहाज से, हर सियासी जो ना फोरम से पीपल्स पार्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, ऊंच नीच होती रहती है। अब हम इंशाल्लाह ताला पंजाब में फिर अपने कदम जमा। चलिए जाहिद ऐवान साहब की तरफ चलते। जाहिद ऐवान साहब, आपसे भी ये पॉइंट डिस्कस करना था। कहा गया कि आखिरकार मान लिया गया कि भुट्टो जिंदा है, दूसरी तरफ एक पैगाम भी गया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सवाल मैंने अभी बलोच साहब से किया था कि उनके वोटर्स के दिल में ये बात आ गई, भुट्टो को अंजाम पे पहुंचाने वालों के साथ जो है आज उनके अपने लोग खड़े हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस बयानी के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारी बात इमरान खान साहब बड़ी बारीकी में कह गए, और जो कहते हैं सरप्राइज नहीं दिया, तो सरप्राइज तो वो दे चुके हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। मैं सेनेटर साहब की बात को वो करता हूँ। देखिए, आपने जैसे कहा, मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी पार्टियां इस वक्त इकट्ठी हुई हैं तो वो माजी में एक भुट्टो को
छोड़ दें कि किसने शहीद किया और बेनज़ीर के लिए क्या पेपर गिराए गए थे और पेट फाड़ के कैसे पैसे लाऊंगा, कैसे ये करूंगा, ये सब बातें जो हैं वो पीछे दीवार के फेंक के इस वक्त सारे इकट्ठे हुए हैं। तो वो कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए हुए हैं, नजरिया पाकिस्तान को दोबारा वो करने के लिए हुए हैं? नहीं, मैं एज ए पाकिस्तानी कहूँगा कि अपने मफादात की जंग है, अपने इक्तदार की जंग है, अपने बंदरबांट की जंग है और अपने मामलात जो हैं खान साहब जिस नैश पे उनके मामलात खुले हैं उसको बचाने की जंग है। किसी गरीब आदमी की, किसी पॉलिटिशियन को परवाह नहीं है। प्रोग्राम का वक्त कम होता है तो मुझे एक बात, क्योंकि मुझे है कि मैं आपसे जवाब लेके जाऊँ, अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास बाकी है। ये जो खत वाली कहानी थी इसको किस तरह से देखते हैं आप? कौन से कर्ज, ये जो खत निकाल के कहा था, ये खत वाली कहानी देखें, खत वाली कहानी ये जाहिर सी बात है, ये आज नहीं तो कल, साल बाद अपोजिशन में आने के बाद खान साहब अवाम के सामने उनको लानी तो पड़ेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने मैसेज दे दिए कल एक कि मुझे ना छेड़ो, मेरे पास बहुत से मामलात हैं, कौन किसके इशारों पे नाच रहा है और कौन मुझे छेड़ रहा है। अगर मुझे छेड़ा गया तो फिर मेरे पास भी मामलात बहुत हैं। वो खत की कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है और वो मैसेज मैं लाइट मैसेज नहीं कहता हूँ, बड़ा स्ट्रांग मैसेज कल जलसे में समझने वाले समझ गए होंगे। बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज खान साहब ने दे दिया है। वो पता कह रहे थे ना मैं सरप्राइज दूंगा, तो उन्होंने 2-3 सरप्राइज दिए, एक भी नहीं दिया। एक सुनाने वालों को, देखने वालों को ये दिखा दिया कि खान के साथ किस जुनून से अब भी अवाम खड़ी हुई है। ये मत समझो कि खान पीडीएम और ये सब इकट्ठे होंगे और खान पीछे हट जाएगा तो मैं अवाम में दोबारा जाऊंगा। अवाम में जिंदा हूं, अब भी मैं रह रहा हूं, अवाम का क्या मेरे लिए वो है जुनून। एक दूसरा मैसेज खत के लिए, तीसरा शाह महमूद कुरैशी ने उस बात को इंडोज किया कि मैं दिल से सीने में बहुत, मुझे ना छेड़ो मैं राज। इस वक्त है वो उस मनसब पे कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, ना वो खुल के बात कर सकते हैं और उन्होंने भी कहा मैं वजीर आजम की सीट पे मैं बताती चलूँ, ये जो कहा जाता है कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस में सरबराह नहीं है, वो ओआईसी का ये वो वाला इजलास था भी नहीं कि जिसमें ये लोग आने वाले थे, वजीर खारजा लोग ही आने वाले थे। कर लें, देखें ओआईसी का इजलास, एक क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को, उनकी गवर्नमेंट को, एक वो नहीं जाता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उन्होंने पास कराया, उसका अपना हर साल का एक करारदाद पास कराई है यूनाइटेड नेशन में। ऐसी बहुत सी चीजें, एब्सोल्युटली नॉट को आप क्या समझती हैं? बिल्कुल नहीं, एक साफ जवाब अमेरिका को देना। तो ये माजी में उन्होंने यही समझाया कि अमेरिका को जवाब देने पे भुट्टो साहब के साथ क्या हाल किया गया था। तो ये मैसेज तो उन्होंने क्लियरली दे दिया है। पॉलिटिकल अंदाज यही होता है मैसेज देने का। अवाम में खुल के तो नहीं कह सकते ना कि किसने आया और किसने उनके पीछे। तो ये बहुत सी चीजें खान साहब ने लोगों के जहनों में डाल दी। बात लगती है जब ये टीवी एंकर्स टीवी पे आके और बहुत सारे साफी भी बात करते हैं आके कि कोई सरप्राइज नहीं दिया गया। ये बड़ी बारीक सी लाइन थी, अगर सरप्राइज आप बहुत बड़े सरप्राइज हैं इसमें, मैं नहीं समझता। और अवाम हमारी, अभी साथ में खान साहब ने क्या कहा, सोशल मीडिया का दौर है। आप नहीं समझती इस बात को कि सोशल मीडिया ने कितनी अवेयरनेस फैलाई है। 1 मिनट लगता है सोशल मीडिया पे कहां से कहां बात चली जाती है। तो मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। मेरा अपना तजिया ये है कि इस वक्त अपोजिशन को भी होश के नाखून लेने चाहिए और खान साहब को भी अपनी अना और उस चीज को खत्म करके बातों से हटके भी जो नुकसान अना में खान साहब ने किया अपनी जमात का, पीटीआई का, मेरा ख्याल है अपोजिशन नहीं कर सकती। अच्छा, ये बलोच साहब ने बड़ी वैलिड बात की है कि बातें बहुत हो जाएं, लेकिन ये एक हकीकत है कि 161 अगर आ गए, उनके पास दस्तखत मौजूद हैं, तो इसका मतलब इतना कोई लंबा गेम है नहीं। इतने तो अभी तो टाइम है ना, देखें अभी तो टाइम है। तो जब सब बंदर बांट और मकासद हासिल करने के और मफादात के गेम है, तो अभी तो टाइम है ना। मफादात किस टाइम किसको क्या मफाद हासिल हो और क्या पलटा खाए। और 1 घंटा पहले तक आप लोगों के सीनियर तजियाकार भी और पॉलिटिशियंस भी क्या कह रहे हैं, घंटा पहले तक किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि गेम ऊंट किस करवट बैठेगा और कैसे पलटेगी, कब पलटेगी। तो ये तो मामलात चल रहे हैं। हम बलोच साहब की तरफ चलते हैं। सेनेटर साबिर बलोच साहब, ये जो खत वाली कहानी है, इसको इसकी वजाहत कैसे करेंगे आप, क्या देखते हैं?
मेरा ख्याल है कि साबिर बलोच साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। चलें जी, आगे इसको लेके चलते हैं चीज़ों को। अभी ये जो आप कह रहे हैं जी, MQM की 7 सीटें हैं, कोई मामूली बात नहीं है। MQM खुद ये बात करी कि हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त ये नाजुक दौर क्या है? क्या उनके मफादात नाजुक दौर मुझे है? बड़ी हंसी आती है कि MQM के लिए आप ये अल्फाज कह रही हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो हर कहते हैं नाजुक वो से पाँचों- नाजुक दौर में मजबूती से जाते रहे हैं, गुजर अपनी मनमानी करके और अपना हर चीज अपने अभी भी मर्जी के मुताबिक हासिल करके। सर कढ़ाई वाली बात है, यहाँ पे भी जाओ तो मजे, वहाँ पे भी जाओ तो मजे। माजी देख लें आप, पीपल्स पार्टी के साथ मुशर्रफ दौर में देख लें तो MQM तो अपना कहीं भी मफादात को लूज नहीं करती। और मजे की बात ये सर कि जहां पे उन्होंने जिसका साथ दिया, उन्होंने उसके पीठ पे छुरा जरूर घोंपा। एक PTI रह ये गई उनका थी माजी कि है। जिन्होंने कुछ नहीं किया था तो इन्होंने उनके साथ बस ये तो है ना। जब देखें, अब ये खान साहब को भी इस चीज को सोचना होगा कि जो लोग उनके ना हो सके उनको खान साहब ने लिया तो वो खान साहब के कैसे होंगे। इसीलिए एक स्टेप तो सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान मुल्क की कंडीशन देख रहे हैं, उनको एक स्टेप लेना चाहिए ये लोटाइज्म को खत्म करने के लिए कि जो लोटे हैं जिस पार्टी में हैं, फिर मैं कहूंगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, PTI से लेके नून लीग और जमात इस्लामी और सारे जिसमें, सर ये सोचने की बात है रातों रात उनको तो ताहयात नाअहल करना चाहिए ताकि देखे ना रातों रात अमीर हो गए 20-20 करोड़ 25-25 करोड़। तो फिर यही है, खान साहब ने तो उनको दिए नहीं, नवाजा नहीं। उन्होंने देखा गवर्नमेंट और साल डेढ़ है हमारी, अगर हम फिर चले जाते हैं माजी की तरह लॉलीपॉप दे के, खान साहब ने कोई देना नहीं है, तो सकते हैं जिंदगी कोई देना नहीं है, तो यहाँ से जो हमने खर्च करके आए हुए हैं वो तो सूद समेत हासिल करके जाएं, आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ जस्टिस साहब और जो बेंच बैठा है, एज ए पाकिस्तानी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पे सीरियस होके सोचे, पाकिस्तान के लिए, ना कि किसी पार्टी के लिए, PTI या। अच्छा सर, ये गवर्नरशिप वाला मसला हल हो जाता है? गवर्नरशिप मुझे नहीं लगता कि गवर्नरशिप वो मरी टाइम की जो वजारत है वो हो सकता है कि चली जाए। 2 चीजें तो वो नहीं देंगे और होनी भी नहीं चाहिए। MQM खुश है वैसे तो। हाँ, ये वजारत तो मैरीटाइम की वजारत बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है उनके लिए तो है। माजी में गौरी साहब ने, एवरीबॉडी नो दैट कि कितना पैसा, गौरी साहब ने कितना पैसा उसमें कमाया है, वो रिकॉर्ड तो मीडिया पे भी हैं और वो सबके सामने हैं। गौरी साहब कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, आज अरबपति हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तो मरी टाइम से पहुंचे हैं। बता दूं, मेरा गौरी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल सर, प्रोग्राम के वक्त इस वक्त खत्म होता है। जाने से पहले बस इतनी सी बात है जिसपे इसको एम्फेसाइज करना जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की भलाई पे बात करना जरूरी है। इक्तदार की जंग अपनी जगह, सियासतें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में क्या बेहतर है ये अवाम बेहतर जानती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।